वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीज़। आज हम जो है कम्युनिकेबल डिसीज़, ये मेनली हम कम्युनिटी जो हमारा सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर का, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ की आज हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि कम्युनिकेबल डिसीज़ होती क्या है या इनमें बाकी कौन कौन से डिसीज़ आती हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है ये पूरी एक यूनिट दी गई है कम्युनिटी हेल्थ के अंदर। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो कम्युनिकेबल डिसीज़ दिए गए है उसका ही एक टॉपिक है मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिसीज़ का। तो आज उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कंटिन्यूअस हम इसके से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ होती क्या है। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो ईज़ली, अगर हम कॉमन टर्म में बात करें कि ईज़ली वन पर्सन टू अनदर पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल से एनिमल से इंडिविजुअल में या फिर मतलब किसी भी लिविंग से वो किसी और पर्सन में ट्रांसमिट हो पाए तो उसे ही हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज़ आर इलनेस कॉज बाय इन्फेक्शन एजेंट, मतलब इसमें कोई इन्फेक्शियस एजेंट होना चाहिए एज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगी, कुछ भी हो सकते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एनिमल से पर्सन में या इन्वायरमेंट के थ्रू ही डिसीज़ को ट्रांसमिट करे। कम्युनिकेबल डिसीज़ हम कॉमन टर्म में याद रख सकते हैं कि जो ट्रांसमिट हो पाए पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू पर्सन या इन्वायरमेंट टू पर्सन, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। अब कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर भी मोड ऑफ ट्रांसमिशंस होते हैं कि जैसे ट्रांसमिट जो हो रहा है इन्फेक्शियस डिसीज़ वो कैसे हो रहा है, उसके क्या क्या मोड हैं। तो यहाँ पे कुछ मोड्स देखे हैं, जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे कि किसी को छूने से या फिर उसके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो ट्रांसमिशन होता है तो उसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा जैसे कि हमने कोई कॉन्टामिनेटेड जो ऑब्जेक्ट था उसे टच किया, मतलब कोई पेशेंट है वो इन्फेक्टेड है, उसने सेम चीज़ को यूज़ किया था तो वहाँ पे इन्फेक्शन जो था वो फैला था, अब हमने भी उस चीज़ को छू लिया तो वो हो गया इनडायरेक्ट कांटेक्ट। फिर थर्ड होता है ड्रॉपलेट स्प्रेड, मतलब ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ये जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है। जैसे कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट था और उसने कफ किया इन्वायरमेंट में, तो उसके जो बैक्टीरिया थे वो इन्वायरमेंट में थे, फिर वहाँ से हमने सांस ली, जब हमने रेस्पिरेशन किया तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर चला गया, तो वो होता है ड्रॉपलेट। फिर आता है एयर बॉर्न, मतलब जो एयर के थ्रू फैलते हैं। वेक्टर बॉर्न, जो कि कुछ वेक्टर्स जो आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक ही है वेक्टर बॉर्न डिसीज़। तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ वो होते हैं जो किसी भी मतलब उसके लिए उसके बैक्टीरिया को या उसके इन्फेक्शियस एजेंट को ले जाने के लिए कोई एक वेक्टर काम करे। वेक्टर मतलब जो टर्सरी पर्सन हो, मतलब जो ना तो डिसीज़ कॉज कर रहा हो खुद ही और ना तो उसमें डिसीज़ हो रही हो, बस वो एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा रहा हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेक्टर। देन आता है व्हीकल बॉर्न। व्हीकल बॉर्न एज लाइक फूड हो गए, वाटर्स हो गए या ब्लड्स हो गए। तो ये सारे मोड्स होते हैं हमारे कम्युनिकेबल के ट्रांसमिशन के। अब स्टेजेस की बात करें इसके कि इसके कितने स्टेज होते हैं, तो इसके मेनली 4 स्टेज होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, इसका मतलब होता है कि जब से वो उसमें एक्सपोजर हुआ है इन्फेक्शियस कंडीशन का और तब तक उसे सिम्टम्स नहीं आती हैं फर्स्ट सिम्टम, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सेकेंड स्टेज होता है प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज क्या होती है, ये अर्ली या मिड सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग से मिड तक के सिम्टम्स आते हैं वो प्रोड्रोमल स्टेज के होते हैं। इलनेस स्टेज मतलब स्पेसिफिक सिम्टम से लेके सारे सिम्टम्स तक के स्टेज को हम बोलते हैं इलनेस स्टेज। लास्ट होता है हमारा कन्वल्सेंस, मतलब ये रिकवरी फेज़ होती है कि इलनेस ख़त्म हो गई, हमने उसे ट्रीट किया, इन्फेक्शियस एजेंट ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो रिकवरी पीरियड होती है इन्फेक्शन का वो उसकी 4th स्टेज में हम इंक्लूड करते हैं। अब बात करें हम वेक्टर बॉर्न डिसीज़ की, तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ क्या होती है। वेक्टर बॉर्न डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो ह्यूमन में किसी भी वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होती हैं। किसी भी वेक्टर के थ्रू से मतलब है हमारे यहाँ पे से मॉस्किटो से हमें पता है मलेरिया होता है, जब भी मॉस्किटो बाइट करता है तो मलेरिया होता है, लेकिन जो मच्छर है मॉस्किटो है वो खुद मलेरिया को कॉज नहीं कर रहा है, वो एक कैरियर की तरह काम कर रहा है, मतलब वो किसी और को लाके ह्यूमन की बॉडी में रिलीज़ कर दे रहा है।
तो ये वेक्टर हो गया। तो सैंड फ्लाइज हो गई या फ्लाइज हो गई, ये सारे वेक्टर होते हैं। दीज वेक्टर कैरी इन्फेक्शियस पैथोजन, जो मैंने आपको बताया कि ये इन्फेक्शियस जो पैथोजन्स होते हैं जिनकी वजह से डिसीज़ कॉज होगा, वो एक हॉस्ट से दूसरे हॉस्ट पे पहुंचाने का काम करते हैं। तो उन्हें ऐसे डिसीज़ को ही हम बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिसीज़। अब कितने डिसीज़ को हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, तो यहाँ पे मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं जितनी हमारी सिलेबस में वेक्टर बॉर्न डिसीज़ दी गई हैं। तो फर्स्ट हमें डिस्कस करना है मलेरिया, देन फाइलेरिया, काला अजार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया। ये सारे हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं वेक्टर बॉर्न डिसीज़। तो इनमें से ही हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया। आज के लेक्चर में हम पूरा कवर करेंगे जो होगा हमारा मलेरिया का टॉपिक। तो मलेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक कॉमन सी डिसीज़ है जिसके बारे में सभी को पता है। मैक्सिमम सभी मलेरिया के बारे में जानते हैं कि मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये पैरासिटिक डिसीज़ है। पैरासिटिक का मतलब कि पैरासाइट, जो इसका इन्फेक्शियस एजेंट है वो पैरासाइट होता है। इसमें फीमेल मॉस्किटो जो होती है एनाफिलीज, वो बाइट करती है। तो वो जब बाइट करेगी तो वो पैरासाइट्स उसके स्लाइवा में होंगे, वो उन्हें रिलीज कर देगी ह्यूमन के ब्लड में। तो वो जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करते हैं और यहाँ पे चिल्स के साथ पेशेंट को फीवर होता है और एनीमिया भी किसी किसी कंडीशन में कॉज होती है। तो मलेरिया की अगर हम कॉमन टर्म में बात करें तो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो हमें मॉस्किटो बाइट से होता है। कौन से मॉस्किटो बाइट से? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से। इसका इन्फेक्शियस एजेंट हमारा होता है पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम होता है। और इसके सिम्टम्स की मेन बात करें तो इसमें फीवर के साथ चिल्स आते हैं। अब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा मलेरिया का? तो मलेरिया जैसे मैंने आपको बताया प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ होती है जो कि इसको कॉज करती है। अब इसके 4 अलग अलग स्पीसीज़ होते हैं प्लाज्मोडियम के। तो पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है ये बहुत ज़्यादा सीवियर मलेरिया कॉज करता है। तो मोस्ट सीवियर जो फॉर्म है मलेरिया का वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा कॉज होता है। सेकंड होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये कॉमन है जो कि मेनली हमें इंडिया में देखने को मिलता है। जितने भी मलेरिया के केसेस होते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से इंडिया में होते हैं। देन आता है प्लाज्मोडियम मलेरी, थर्ड स्पीसीज है इसके। लास्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 स्पीसीज़ हैं जो कि फीमेल एनाफिलीज के अंदर पाई जाती हैं और ये जब वो बाइट करेगी तो ह्यूमन के ब्लड में अपने आप ही रिलीज़ होकर डिसीज़ कॉज करेंगी मलेरिया को। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एंडेमिक जो है वो मेनली हमें देखने को मिलेगा इसके ट्रॉपिकल रीजन्स पे और सब ट्रॉपिकल सीजन पे, मतलब मेनली अफ्रीका में, साउथ एशिया में, लैटिन अमेरिका में, इन सारे कंट्रीज़ में हमें मेनली देखने को मिलेगा। इन इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया में ये हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं मलेरिया के। पीक सीज़न जो होता है अगर हम बात करें कि कौन सा पीक सीज़न है तो पीक सीज़न इसका होता है मानसून एंड पोस्ट मानसून, मतलब मानसून और उसके बाद का टाइम जो होता है वो पीक सीज़न होता है मलेरिया कॉज होने के लिए। नेशनल बर्डन जो है वो अभी रिड्यूस हो रहा है जब से कि नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो वो जो नेशनल हम लेवल पे इस बर्डन को, मलेरिया के बर्डन को कम कर रहे हैं। तो ये थी इसकी एपिडेमियोलॉजी। अब बात करें इसके सिम्टम्स की, किसमें सिम्टम्स क्या आएंगे तो फर्स्टली इसमें ट्राइड सिम्टम होगा, मतलब फीवर के साथ चिल्स होगा और जो पेशेंट होगा उसे स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा। फिर कुछ अदर सिम्टम्स होंगे जैसे हेडेक हो सकता है पेशेंट को, नोजिया, वॉमिटिंग, मसल्स उसकी पेन होती है क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और एनीमिया भी कॉज होती है। तो यहाँ एनीमिया भी हमें देखने को मिलेगा। जॉन्डिस देखने को मिलती है पेशेंट में हमें। स्प्लेनोमेगैली देखने को मिलती है, मतलब लीवर इनलार्ज हो जाता है। पीरियोडिक पैटर्न में फीवर देखने को मिलता है। पीरियोडिक फीवर का मतलब होता है पैटर्न का कि जब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होता है वो एवरी 48 आवर्स में फीवर कॉज करता है, जबकि मलेरिया जो होता है वो एवरी 72 आवर्स, मतलब इसमें फीवर जो होगा वो एक पीरियड्स में होगा। कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस फीवर होगा। फीवर ठीक हो जाएगा फिर कुछ टाइम बाद आएगा, फिर ठीक हो जाएगा फिर, तो ये एक पीरियोडिक सिम्टम्स होता है इसमें। देन इसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे तो इसे डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं सीबीसी कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में फिजिकल एग्जामिनेशन तो बेसिक चीज़ है, आप वो करते ही करते हैं। सीबीसी करेंगे, केएफटी करते हैं, यहाँ पे एलएफटी करते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक
टेस्ट करते हैं हम आइडेंटिफाई करने के लिए मलेरिया को। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में प्राइमरी प्रिवेंशन दिया गया था, प्राइमरी मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनकॉम्प्लिकेटेड अगर मलेरिया है तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेनली अगर वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से हुआ है, जो कि हमारे मेनली इंडिया में देखने को मिलता है। तो क्लोरोक्विन जो होती है वो 25 mg पर kg के हिसाब से हम 3 डेज तक का पेशेंट को देते हैं। फर्स्ट डे में हम उसे 10 mg पर kg देंगे, सेकेंड डे में भी 10 एंड थर्ड डे पे भी हम 5 mg कर देते हैं। मतलब 2 दिन हम 10 mg देंगे उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एंड लास्ट डे थर्ड डे पे हम 5 mg देते हैं। फिर प्रीमाक्विन दे सकते हैं 0.25 mg पर kg, ये हम 14 डे के लिए देते हैं ताकि अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसे हम इरेडिकेट कर पाएँ। एंड टेस्ट यहाँ हम करते हैं G6PD डिफिशियंसी के लिए। प्रीमाक्विन देने से पहले हम ये टेस्ट कर लेते हैं ताकि अगर डिफिशियंसी होगी तो वहाँ पे हम प्रीमाक्विन नहीं देंगे। ये इसका प्राइमरी प्रिवेंशन है। अब अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से हो, वहाँ वाल्वैक्स की वजह से हुआ था, तो वैसे हम मैनेज कर रहे थे। तो अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से हुआ है तो यहाँ पे हम अलग तरह से मैनेज करेंगे। जैसे ACT थेरेपी देंगे पेशेंट को, ACT ALT थेरेपी भी दे सकते हैं 3 दिनों के लिए, और सिंगल डोज हम देते हैं प्रीमाक्विन का 0.75 mg पर kg। ये हम 2 दिन के लिए देते हैं कि जो भी उसके अंदर गैमेट्स हैं अभी भी प्लाज्मोडियम के, वो उसकी बॉडी से निकल जाए। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस को हम मैनेज कैसे करेंगे। तो अगर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है तो वहाँ पे हम सबसे पहले IV फ्लूइड मेंटेन करेंगे पेशेंट का, ताकि उसके केयर में कोई और प्रॉब्लम ना आए। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी कर सकते हैं अगर सीवियर टाइप का एनीमिया हो गया पेशेंट को। ऑक्सीजन थेरेपी क्यों देंगे, क्योंकि एनीमिया की वजह से उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग देते हैं सीजर की कंडीशन में, और उसका रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर करते रहते हैं पेशेंट का सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में। अब प्रिवेंशन हम इसे कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि हम अगर मॉस्किटो बाइट को ही अवॉइड करें तो हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक बेड नेट्स का हम यूज़ कर लें। हम लॉन्ग स्लीव्स के शर्ट या पैंट पहनते हैं स्पेशली शाम को या रात को, ताकि हमें मच्छर ना काट पाए। मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज़ करते हैं, मतलब स्प्रे या क्रीम जिसकी वजह से वो हमारे मतलब हमें ना बाइट करें। एंड विंडो और डोर को हमें हमेशा क्लोज रखना है जब भी हम घर पे होते हैं शाम के टाइम पे। कम्युनिटी एजुकेशन करके भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हम अवेयर करें लोगों को कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे मलेरिया के। इम्पॉर्टेंस हम बताएं कि कंप्लीट ट्रीटमेंट क्यों नीडफुल है, मतलब कैसे वो हेल्प करेगी। क्योंकि अगर हम कुछ टाइम के लिए मेडिसिन लेके फिर उसे हम छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी होती है वो पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंस बना लेती है। तो अगर वो रेजिस्टेंस बना लेगी तो दोबारा जब हम वो मेडिसिन लेंगे तो वो उस पर अफेक्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए जो कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है वो लेना चाहिए हमें। एंड जितनी जल्दी हो पाए हम उतनी जल्दी ही हेल्थ सर्विसेज ले लें। फिर कंट्रोल कैसे करेंगे इसे, तो कंट्रोल करने के लिए हम इंडोर रेसिडेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रेइंग वगैरह। लार्वा सोर्सेज जो हैं उनको भी हम मैनेज कर सकते हैं। यूज़ ऑफ लार्विसाइड्स, मतलब हमें पता है कि मेनली एक बार पैरासाइट की डेथ तो हो भी जाती है, लेकिन जो उसके लार्वा होते हैं वो नहीं मरते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ यूज़ करनी है कि जिसकी वजह से उसके लार्वा भी जो है वो डेथ हो जाए। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि जो लार्वी वायरस फिशेज हैं उनका यूज़ हम कर सकते हैं, मतलब जो लार्वा को खा लेती हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट वगैरह को या वाटर सोर्स जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उन सारी चीज़ों को हम कम कर दें। तो ये सारे हमारे कंट्रोल के मेजर्स होते हैं। अब कंट्रोल्स के 2 और मेजर हैं, जैसे कि गवर्नमेंट प्रोग्राम अभी चल रहा है। एक है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड सेकंड है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। फर्स्ट में हम सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं नेशनल लेवल पर वेक्टर से रिलेटेड जितने भी डिसीजेज हैं, जबकि सेकंड में हम मलेरिया को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमारा इसमें टारगेट है कि 2030 तक का जो इंडिया है यहाँ पे एक भी केस हमारे मलेरिया के ना रह जाएं। तो ये हमारी गवर्नमेंट के 2 प्रोग्राम्स हैं जो मलेरिया के बर्डन को कम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ में हमने बात की है अभी आज के टॉपिक की अपने वेक्टर बॉर्न डिसीज़ जो हमने स्टार्ट किया है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे फाइलेरिया पे। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो था हमारा मलेरिया।
मलेरिया के सिम्टम्स, उसके कॉजेज एंड उसके एपिडेमियोलॉजी, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। कम्युनिटी में हमें हमेशा मेन ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना होता है, कम्युनिटी के पेपर में भी अगर आप प्रीवियस रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेनली प्रिवेंशन पे हम फोकस करते हैं, प्रिवेंशन पे एंड कंट्रोल मेथड्स पे या प्राइमरी मैनेजमेंट पे। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको याद रखने का टॉपिक है वो प्रिवेंशन एंड प्राइमरी मैनेजमेंट ही है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।